हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का बायोलॉजी का क्लास चल रहा था, जिसमें मैं लाइफ प्रोसेस बता रहा था। और लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमने जो 3-4 चैप्टर किए थे, कौन कौन से चैप्टर आते हैं तो आपको पता है। डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और एक्सक्रीशन आता है। तो डाइजेशन यानी कि पाचन के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन के भी बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़े ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यानी कि परिवहन के बारे में। आज जो हम उसका लास्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंदर करेंगे वो करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इमेज बना हुआ है, लेकिन इमेज को जानने से पहले कुछ बातें जानते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उपापचयी प्रक्रिया। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे विषैले यानी कि विषाक्त पदार्थ बनते हैं, और उन्हीं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, डाइजेशन के समय में जो हम मल त्याग करते हैं, क्या वह उत्सर्जन नहीं है या क्या वह एक्सक्रीशन नहीं है? तो देखिए, एक तरह से वह उत्सर्जन है, लेकिन उसे उत्सर्जन नहीं कहते हैं, उसे इजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह विषैला पदार्थ नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं, उसे हम एजिशन कहते हैं। और हमारा मल, एक बात और जान लीजिए कि हमारे मल का जो कलर येलो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन हार्मोन के कारण होता है। जो कौन निकालता है? तो लीवर निकालता है। तो अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकलता है। वो क्या होता है? अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? इजिशन प्रोसेस कहते हैं। और एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? किडनी उसे क्या करता है? उसे छानता है, फिल्टर करता है, और उससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो चलिए अब इधर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किडनी के बारे में। तो ये हमारा क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन सा है? हमारा किडनी है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में आपको पूछा जाए तो क्या है? किडनी है, जिसकी संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में 2 होती है। और इसका वेट जो होता है, इसका वेट 120 to 170 ग्राम का होता है। यानी कि एग्जाम में आपको 120-170 ना दिया रहे तो इसके बीच में अगर लाई करता हुआ कोई वेट दिया रहे तो आप उसे क्या कीजिएगा? टिक कीजिएगा। तो क्या हुआ? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा हो गया किडनी, जिसकी संख्याएं 2 होती है। और वेट कितना होता है इसका? 120 से 170 ग्राम होता है। इमेज में देखिए 2 किडनियाँ हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 किडनी हमारी हो गई। अब आपको क्या जानना है? एक बात जो आपको जानना है, आप ये देख रहे होंगे कि राइट साइड वाला जो हमारा किडनी है वह लेफ्ट साइड के किडनी से थोड़ा डाउन है। ये क्या है? लेफ्ट साइड वाले किडनी से थोड़ा डाउन है, ये डाउन होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ठीक इस किडनी के ऊपर जो है हमारा लीवर होता है, और लीवर के दबाव के कारण राइट साइड वाला किडनी क्या होता है? थोड़ा नीचे होता है। राइट साइड वाला किडनी क्या होता है? थोड़ा नीचे होता है। इसे ध्यान रखिएगा। तो 2 किडनी हो गई, ठीक है। क्या काम करता है? ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम किसका है? किडनी का है। अब किडनी के ऊपर मैंने ये जो है रो जैसा बना के दिखाया है, ये क्या है? तो इसे कहते हैं एड्रिनल। एड्रिनल को हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहते हैं? अधिवृक्क कहते हैं। और किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क। किडनी को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृक्क कहा जाता है। और एड्रिनल को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क कहा जाता है। अब क्या हुआ कि ब्लड जो फिल्टर होगा, ये रीनल हाइलम क्या है? ये रीनल हाइलम 2 होते हैं। एक साइड से क्या होता है रीनल हाइलम में कि एक साइड से जो है ब्लड जाता है आर्टरीज के थ्रू, रीनल आर्टरीज के थ्रू, वो आगे मैं बताऊंगा। और दूसरी तरफ से क्या होता है कि प्योर होके फिर रीनल वेंस के थ्रू बॉडी में फिर दोबारा जाता है। तो ये रीनल हाइलम क्या करता है? तो ये रास्ता है, प्रवेश द्वार इसे कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? प्रवेश द्वार यानी कि रास्ता कह सकते हैं, ठीक है। रीनल हाइलम हो गया आपका। अब ये क्या है? ये 2 नलियां हैं जिसे हम कहते हैं मूत्र
मूत्रवाहिनी, हिंदी में कहा जाता है मूत्रवाहिनी। इनकी संख्या भी कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 2 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। यूरेटर इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। अब इनसे जो है वो जो हमारे विषैले पदार्थ आए वो कहाँ आए? तो ब्लैडर में आए। इसे कहा जाता है मूत्राशय। ब्लैडर को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। यहीं पे क्या होता है? स्टोर होता है हमारा पेशाब, ठीक है। उसी के द्वारा हमारा क्या होता है? विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या हो गया? मूत्र मार्ग हो गया। मूत्र मार्ग जिसके द्वारा क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब ये बातें तो हमने जान ली। इन बातों के बाद कुछ एक बातें जो हम जानेंगे कि अच्छा ये तो होता है, लेकिन हमारे या किसी भी मतलब जीवों के शरीर में कौन सा ऐसा विषैला पदार्थ होता है। तो विषैले पदार्थ की बात करें तो CO2, H2O भी रिलीज़ होता है। उसके बाद हमारा NaCl रिलीज़ होता है। और साथ में क्या रिलीज़ होता है? तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो CO2 और H2O है ये क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के टूटने से बनता है। CO2 और H2O जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट के टूटने से बनता है, जो कि रेस्पिरेशन में जिस तरह से भोजन पौधे बनाते थे या मनुष्य बनाते थे, उस विधि में मैंने आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट टूट के क्या बनाता है? CO2 और H2O। तो इन सब में जो हमारा सबसे विषैला पदार्थ है वो है हमारा CO2। क्या है? CO2 है। तो ये CO2 किसके द्वारा बाहर निकल जाता है? लंग्स के द्वारा CO2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और ये चीज़ें आपको बताई गई है, रेस्पिरेशन में आप पढ़ चुके हैं कि लंग्स के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्किन। ये सब जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, लेकिन इन सब में सबसे मेन किडनी को माना जाता है। तो लंग्स के द्वारा तो CO2 बाहर निकल गया। अब आता है स्किन। स्किन से क्या बाहर निकलता है? तो पसीना बाहर निकलता है हमारा। उसके बाद सीबम बाहर निकलता है। अब आपको पता है कि पसीना, स्किन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू क्या निकलते हैं? पसीना हमारा निकलता है। तो ये जो पसीना हमारा निकलता है तो उसी के साथ क्या निकलता है? NaCl बाहर निकलता है। आप कहिएगा कैसे? तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। किस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप गर्मी के दिनों में किसी भी रेड कलर का या ब्लैक कलर का, जो कलर थोड़ा डीप हो, उस कलर का अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है कि पसीना चलने के बाद उस कपड़े को निकाल कर आप रख देते हैं, और कुछ देर के बाद जब वह कपड़ा सूखता है तो सूखने के बाद उस कपड़े पर वाइट स्पॉट आपको नज़र आते हैं। वाइट क्या नज़र आते हैं? स्पॉट नज़र आते हैं। ये वाइट स्पॉट क्या है? तो ये वाइट स्पॉट होता है हमारा NaCl। ये वाइट स्पॉट क्या होता है? NaCl ही होता है। और सीबम, आप क्या देखते होंगे कि आप क्या देखते हैं कि आपके चेहरे से या बॉडी से क्या होता है, कभी कभी लगता है कि चेहरा ऑयली हो गया है हमारा, या स्किन क्या हो गया? ऑयली हो गया है। तो ये जो तैलीय पदार्थ निकलता है हमारे बॉडी से, तैलीय पदार्थ जो हमारे बॉडी से निकलता है, उसी तैलीय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। उस तैलीय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। तो लंग्स के थ्रू CO2 बाहर होता है, स्किन के थ्रू। अब आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ये कैसे बनता है? तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के टूटने से नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोग को जानना कि ये क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। मेन यही चीज़ है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो हैं ये 3 नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, ठीक है। अब अमोनिया,
अब टॉक्सिक की बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब है कि सबसे खतरनाक कौन सा है, तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, यूरिया लीस्ट टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड भी टॉक्सिक है, लेकिन वो क्या आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो आप बोलिएगा अमोनिया है। सबसे कम टॉक्सिक कौन सा है, तो यूरिया है। और नॉर्मली टॉक्सिक कौन सा है, तो यूरिक एसिड है। ठीक है, ये बातें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई, ध्यान में रखिएगा। तो इसको आप इस क्रम से लिख सकते हैं, अमोनिया से कम कौन सा हो गया, अमोनिया के बाद यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड के बाद क्या हो गया, यूरिया। यानी कि अमोनिया सबसे ज़्यादा, यूरिक एसिड उससे कम, और यूरिया क्या है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। यूरिया क्या होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। अब ये तो हो गया टॉक्सिक के हिसाब से। अब ये तीनों जो वेस्ट हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, इन्हें अगर इस हिसाब से रखा जाए कि पानी में कौन घुलनशील है, यानी कि पानी में कौन सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो वो क्या होगा, वो क्रम भी इनका यही होगा। सारी चीज़ मैं लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दें कि पानी में, वाटर में सॉल्यूबल जो है वो क्या है, यही क्रम है उनका। वाटर में सॉल्यूबल का भी क्रम है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा घुलता है, यूरिक एसिड उससे कम, और यूरिया उससे कम घुलता है। तो ये क्रम हो गया। अब बात करते हैं कि बहुत सारे जीवों में बहुत तरीकों से ये निकलता है, तो कौन सा जीव ऐसा है जिसमें ये निकलता है, तो एक होता है एमिनोटैलिक। ये एमिनोटैलिक वैसे जीव होते हैं जो क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं। तो ये कौन से जीव होते हैं, तो ये होते हैं टोडपोल आप कह सकते हैं, आप अमीबा कह सकते हैं, ठीक है, आप प्लेनेरिया कह सकते हैं। कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी के बुक में और सारे नाम दिए हुए हैं, उतना आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी बुक से भी आप देखिएगा। और जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट कहने का मतलब हुआ कि जलीय जीव, यानी कि जल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जल में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब क्या निकालते हैं, ये सब अमोनिया निकालते हैं, यानी कि ये सब एमिनोटैलिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूरिया निकालने वाले, तो यूरियोटैलिक। अब यूरिया निकालने वाले यूरियोटैलिक होते हैं। तो कौन से ऐसे जीव हैं जो यूरिया निकालते हैं, तो ये जीव कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे ह्यूमंस हो गए, फ्रॉग हो गए। ठीक है, और बात करें तो ये जो एक्वेटिक मैमल्स हो गए, एक्वेटिक मैमल्स। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ऊपर मैंने बात किया है एक्वेटिक इंसेक्ट का, यानी कि जल में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की बात कर रही हूँ, और यूरियोटैलिक में मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक मैमल्स। मैमल्स का अर्थ क्या हो गया, स्तनधारी जीव, यानी कि इसमें आ जाएगा हमारा शार्क आ जाएगा, वेल आ जाएंगे। तो ये जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यानी कि यूरिया को निकालते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद आता है यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक कौन होता है, वे जीव जो यूरिक एसिड निकालते हैं, वे जीव क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड जो निकालते हैं। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं, तो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। स्नेल्स होते हैं, जिसे कि हम हिंदी में घेंघा कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स। अब बर्ड्स आप देखे होंगे कि बर्ड्स का जो मल होता है वो एक तरफ से ब्लैक होता है और एक तरफ से वाइट होता है। तो वो जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, उसे वो क्या होता है, वही यूरिक एसिड होता है। और ये यूरिक एसिड जो है, यानी कि यूरियोटैलिक, ये तो जीव हो गया, इसे यूरियोटैलिक कहते हैं। तो यूरिक एसिड जो होता है वो जमीन के लिए, यानी मृदा के लिए बहुत ही उपजाऊ है। वो क्या है, मृदा के लिए बहुत ही उपजाऊ है। तो अमेनोटैलिक कौन से जीव हुए, यूरियोटैलिक कौन से जीव हुए, और यूरिकोटैलिक कौन से जीव हुए, आपको पता लग गया। एमोनोटैलिक में टोडपोल आ गए, अमीबा आ गए, प्लेनेरिया आ गए, एक्वेटिक इंसेक्ट आ गए। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे कि अमोनिया
सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। क्या है? अमोनिया जो हमारा है वो क्या है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। और 1 ग्राम अमोनिया को अगर हमारे शरीर से बाहर निकाला जाए तो 500 ml वाटर की आवश्यकता पड़ती है। 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने में 500 ml की वाटर की आवश्यकता पड़ती है। वही बात करते हैं यूरिया की, तो 1 ग्राम यूरिया को निकालने में 50 ml वाटर की आवश्यकता पड़ती है। और वही बात करें यूरिक एसिड की, तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने में 10 ml वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप ही सोचिए हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमंस के बॉडी में क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अब अमोनिया बनता है तो 1 ग्राम अमोनिया को निकालने में 500 ml की आवश्यकता पड़ेगी। और पूरे दिन में हमारे बॉडी में 20 से 25 ग्राम तक अमोनिया बनता है। अब इस 20 से 25 ग्राम तक अमोनिया को बाहर निकालने में आप ही सोचिए कि कितना ज़्यादा पानी का लॉस होगा, और हमारा बॉडी उतने पानी का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता है। उतने पानी का लॉस क्या करेगा? अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए ऊपर वाले ने देखिए कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है, लीवर। ये लीवर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। किससे? यूरिया साइकिल से। यूरिया साइकिल, इसे ऑर्निथिन साइकिल भी एक कहा जाता है। तो यूरिया साइकिल से लीवर क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को यूरिया में। और अब 20 से 25 ग्राम अगर यूरिया निकल रहा है तो उतना पानी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब देखिए, आप सोच रहे होंगे अभी तक कि वाटर का एक्सक्रीशन कहाँ होता है। तो यूरिया के साथ वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है, हमारे पसीने के साथ वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये जो एक्सक्रीशन हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पानी जो हमारे शरीर में है उसका एक्सक्रीशन हो रहा है। और कभी कभी होता है कि अगर ज़्यादा पानी हो जाता है एक्सक्रीशन, तो हमें क्या होती है? प्यास तो लगती ही है, साथ में डिहाइड्रेशन वगैरह की समस्या हो जाती है। तो ये इतना पानी अफोर्ड कर सकता है। तो अब इसीलिए अमोनियोटेलिक कौन है? टोडपोल है, अमीबा है, प्लेनेरिया है और एक्वेटिक इंसेक्ट है, जो कि जल में रहने वाले जलीय जीव हैं। उनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती है, तो वो आसानी से क्या करते हैं? अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जल में रहने वाले जीव हैं। अब बात करते हैं हम यूरिया की। तो यूरिया 1 ग्राम निकालने के लिए 50 ml, तो इतना पानी तो अफोर्ड कर सकते हैं। और यूरिक एसिड में तो और कम की आवश्यकता है, 1 ग्राम निकालने के लिए 10 ml वाटर की आवश्यकता है। तो इसे भी क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेल्स, ये सब जो होते हैं ये क्या निकालते हैं? हमारा यूरिक एसिड निकालते हैं। और हमारे शरीर में क्या बनता है? यूरिया बनता है। जो यूरिया क्या होता है? कन्वर्ट होता है, अमोनिया बनता है, और अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। लीवर कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल के थ्रू। लीवर क्या करता है? यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करता है। अब हमारा मूत्र बना, और मूत्र जो उत्सर्जन हो गया मूत्र मार्ग से। अब इस मूत्र का कलर जो पीला होता है, येलो कलर का जो हमारा पेशाब होता है, वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है येलो कलर का पेशाब। ये यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है यूरोक्रोम, जिससे हमारा पेशाब का कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब बात करते हैं कि हम एक दिन में कितना मूत्र विसर्जन करते हैं। तो 1.1 to 1.5 लीटर तक क्या करते हैं? हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, यानी कि मूत्र का क्या करते हैं? हम लोग उत्सर्जन करते हैं। लगभग 1.5 लीटर तक डेली एक सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य करता है। वैसे तो जिनको डायबिटीज़ वगैरह की समस्या रहती है वो ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो 1.5 लीटर तक जो है मूत्र उत्सर्जन वह करते हैं। उसके बाद हमारा जो किडनी है वह 1 मिनट में 125 ml जो है वो ब्लड को क्या करता है? प्यूरीफाई करता है। तो आप ही सोच लीजिए कि अगर 1 मिनट में 125 ml ब्लड प्यूरीफाई हो रहा है, तो फिर एक दिन में कितना होगा? तो 1 डे में करीब 180 लीटर तक ब्लड क्या होता है? प्यूरीफाई होता है।
एक दिन में 180 लीटर तक ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई करता है हमारा बॉडी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। उसके बाद और पॉइंट्स क्या हैं, तो अब बात करेंगे हम लोग किडनी के अंदर क्या होता है। तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, जो कि है हमारा द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, तो वो होता है नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। अब किडनी पे आते हैं। यहाँ ये जो हमारा किडनी है, इसमें ये क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इसका क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में कितने होते हैं, तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये सारी कुछ एक बातें थी जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। अब इस इमेज पे थोड़ा सा आते हैं। ये इमेज मैंने बताया हुआ है, आपको बनाया हुआ है। अब क्या किया कि मैंने एक किडनी को लिया। इस किडनी को आप बीचों बीच क्या कीजिए, कट कर दीजिए। मान लीजिए कि एक किडनी को लीजिए और उसको बीचों बीच क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। ये क्या है, ये वही है, रीनल हाइलम है। क्या है, रीनल हाइलम है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रवेश द्वार कहते हैं। रीनल हाइलम को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। अब इसका जो बाहरी सरफेस होता है, इसके बाहरी सरफेस में यहाँ पे क्या होता है, झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन होती है। वो किसका बना होता है, तो पेरिटोनियम का बना होता है। पेरिटोनियम का झिल्ली होता है। और इसका आउटर सरफेस जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्टेक्स करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम। अब किडनी के अंदर आपको ये पिरामिड जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेडुला। पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है, मेडुला होता है। और इन मेडुला के बीच में जो जगह खाली बचा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्तिनी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बर्तिनी स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में बर्तिनी स्तंभ कहते हैं। तो ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारा किडनी का, हम उसकी बात करेंगे, यानी कि हम लोग नेफ्रॉन की बात करेंगे। तो मैंने ये नेफ्रॉन का फिगर बनाया हुआ है जो किडनी के अंदर होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बस आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये नेफ्रॉन, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो यूरिन होता है, इस यूरिन में क्या क्या होता है। तो 96% वाटर होता है हमारे यूरिन में, 2% तक यूरिया होता है हमारे यूनिट में, और बाकी जो 2% बचा उसमें अदर सब्सटेंस होते हैं। जो अदर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो हाइप्यूरिक एसिड हो जाता है, हाइप्यूरिक एसिड हो जाता है। उसके बाद आपको पोटेशियम हो जाता है, फॉस्फेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के, और क्रिएटिनाइन हो जाता है। तो ये तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं। तो हमारे यूरिन में क्या होता है, 96% तक वाटर होता है, 2% यूरिया, और 2% में और सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, जिसे कि ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो आपको गुच्छा गुच्छा जैसा नज़र आ रहा है, मैं ब्लू से भी करते जा रहा हूँ जिससे आपको पता चले, ये जो गुच्छे गुच्छे तरह का नज़र आ रहा है, ये बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज आपको पता है कि एक प्रकार की वेंस हो या आर्टरीज हो, मैंने बताया था। जब आगे जाके बहुत पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं कैपिलरीज। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज क्या करता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, उसे क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन को छोड़कर, प्रोटीन और फैट को छोड़कर, किसे छोड़ देंगे, प्रोटीन
प्रोटीन प्लस फैट को छोड़ देंगे, बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। हिंदी में उसे निस्यंदन प्रोसेस कहते हैं। और फिल्टर होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा भाग है, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला भाग जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि केशिका का गुच्छ, ग्रुप्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ये ग्लोमेरुलस ही क्या करता है कि प्लाज्मा, ब्लड से प्लाज्मा को फिल्टर करता है और प्लाज्मा में जितने भी चीज़ें होती हैं उन सबको यह फिल्टर कर लेता है, प्रोटीन और फैट को छोड़कर। और वो सारा फिल्टर हुआ चीज़ कहाँ आ जाता है, तो नीचे आ जाता है बोमेन संपुट में। इसे हिंदी में बोमेन संपुट कहते हैं और इंग्लिश में बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। अब क्या हुआ कि ये ब्लड जितना ये प्यूरिफाई होके यहाँ आया, अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन संपुट, ये दोनों मिल के क्या कहलाता है। तो ये दोनों मिल के, अगर सिर्फ इतना पार्ट को लें, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को, तो ये दोनों मिल के क्या कहलाता है, तो मेलपिगियन बॉडी, ये कहलाता है मेलपिगियन बॉडी। हिंदी में इसे मैग्पीकाय कहते हैं, मैग्पीकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्पीकाय कहते हैं। तो ये कहलाया, ठीक है। तो पहला पार्ट ग्लोमेरुलस हुआ और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स, देखिए किडनी का दूसरा नाम रीनल भी है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है कि वृक्क की नलिका यानी कि किडनी का जो क्या कहते हैं, रास्ता कहते हैं, नलिका, नस जिसे हम कहते हैं, वो है। तो अब जो यह यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि बोमेन संपुट को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा पार्ट क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर में आता है। ध्यान में रखिएगा, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को छोड़कर यह जितना पार्ट हुआ ये सब किसके अंदर आता है, या बहुत जगह पे ये भी लिखा होता है कि सिर्फ ग्लोमेरुलस को छोड़कर। आप यही ध्यान रखिए कि ग्लोमेरुलस को अगर हम छोड़ दें तो ये बोमेन संपुट वगैरह ये जो पूरा पार्ट है ये कहाँ आता है, ये रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर में आता है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर में सबसे पहले क्या आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। क्या लिखते हैं हम लोग, पीसीटी। ये क्या है, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका, यानी कि नज़दीक वाला जो है नलिका है, तो समीपस्थ संवलित नलिका कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब क्या होता है कि ये जो ब्लड फिल्टर होता है, अच्छा एक बात और जान लीजिए, सबसे पहले कौन सा पार्ट हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस से। फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। और रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, तो ये 3 प्रोसेस होता है। जब भी फिल्टर हो गया तो प्लाज्मा से क्या हुआ कि प्रोटीन और फैट छोड़ के सारा पदार्थ फिल्टर हो गया। अब अगर प्लाज्मा से हर एक पदार्थ फिल्टर ही हो गया, HNO3 फिल्टर हो गया, H+ आयन फिल्टर हो गया, हाइप्यूरिक एसिड और बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, जो जरूरी पदार्थ होते हैं, वो सब अगर फिल्टर ही हो जाएगा, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है ना। तो जब सारा फिल्टर हो जाएगा तो हमारे ब्लड में कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारे शरीर में क्या बचेगा, हमारे शरीर में तब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो फिल्टर होने के बाद जो कुछ विषैले पदार्थ हैं, जिनका मैंने नाम यहाँ पे आपको लिखा कि हाइप्यूरिक एसिड, एक्सेस पोटेशियम, फॉस्फेट, क्रिएटिनाइन, यूरिया, इन सब को छोड़कर जो भी पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में, ग्लूकोज होता है, HNO3 होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होगा, HNO3 होगा, ठीक है, H+ आयंस होंगे, और यहाँ तक कि 100% यूरिया फिल्टर नहीं होता, मतलब 100% यूरिया को बाहर नहीं निकाला जाता है, कुछ यूरिया को रखा भी जाता है, कुछ यूरिया को रखा भी जाता है। तो इन सब पदार्थों का फिर क्या हो जाता है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पुनः अवशोषण उसका कर लिया जाता है। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, सिक्रीट भी हो जाते हैं, अलग से निकल भी जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्लड पूरा प्यूरिफाई हो गया, प्रोटीन और फैट को छोड़कर पूरा प्यूरिफाई होकर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा और वो फिर कहाँ चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा, यानी कि फिर ब्लड में चला जाएगा और जो हानिकारक पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, वही बाहर आएंगे। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यानी कि समीपस्थ संवलित नलिका जो होती है, इसके थ्रू क्या होगा कि अब जो है ब्लड आ रहा है नीचे, प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड के साथ सारा कुछ, अब ये जो नीचे आ रहा है तो इस रास्ते को क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये रास्ता, ये जो नीचे वाला रास्ता आ रहा है, लूप ऑफ इसे कहते हैं हेनले, हेनले का पास, हिंदी में कहते हैं इसे हेनले का पास, हेनले का पास कहते हैं, यानी कि लूप ऑफ हेनले हो गया। अब लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग, नीचे की ओर जा रहा है तो डिसेंडिंग, अब नीचे की ओर जाने के लिए इसको क्या नाम दिया हमने, डिसेंडिंग किया। लूप ऑफ हेनले दो पार्ट के हो गए। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर बोमेंस संपुट आ गया, बोमेंस कैप्सूल आ गया, बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या आ गया हमारा, लूप ऑफ हेनले आ गया, ये पीसीटी आ गया, पहले पीसीटी आ गया, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले आ गया। लूप ऑफ हेनले कितने पार्ट में है, दो पार्ट में है, एक है डिसेंडिंग, एक है असेंडिंग। एक क्या है डिसेंडिंग है, एक क्या है असेंडिंग। तो डिसेंडिंग हुआ, फिर असेंडिंग हुआ, उसके बाद आता है डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका मतलब है कि दूरस्थ संवलित नलिका, ये क्या है, इससे दूर है, इसलिए इसका नाम रखा गया दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसके थ्रू क्या होता है कि फिर ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ क्या होता है कि सारा डक्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, बाहर हो जाता है, डक्ट भी बाहर हो जाता है और ये प्रोसेस होता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन में लगातार चलते रहता है। अब कुछ जो बातें हमें जाननी है वो क्या जाननी है कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैंने किडनी बनाया है, एक तरफ रेड बनाया है, एक तरफ ब्लू बनाया है, क्योंकि रेड आर्टरीज रेड होती हैं और वेंस क्या होती हैं, ब्लू होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, रेड होती हैं और वेंस ब्लू होती हैं। तो इनका ये किस तरह से होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग का क्लास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बचा हुआ है बस। अब क्या होगा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा कि आर्टरीज, रीनल आर्टरीज जो है वो आर्ट्रियोलस में बटेगा, यानी कि आपको मैंने पहले भी हट वगैरह में बताया हुआ है कि आर्टरीज जब और छोटे छोटे भाग में बढ़ जाते हैं तो आर्ट्रियोल्स हो जाते हैं। उसके बाद ये एफेरेंट आर्ट्रियोल्स में बढ़ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए एफेरेंट आर्ट्रियोल्स। अब क्या होता है कि आर्टरीज जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है किडनी में, ध्यान रखिएगा, आर्टरीज जिसके थ्रू ब्लड किडनी में जा रहा है वो बच गया आर्ट्रियोलस में, यानी कि ये और सारा अंदर जा रहा है। उसके बाद और छोटे छोटे भागे एफरेंट आर्टरीज, यानी कि इसे क्या कहते हैं, अभिवाही नलिका, इसी तरह का कहते हैं हिंदी में। एफरेंट आर्टरीज में क्या होता है, यहाँ से फिर चला जाता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में तो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का ये ग्रुप है, क्या है, कैपिलरीज का ये क्या है, ग्रुप है। आप लोग को पता है कि कैपिलरीज का ग्रुप है। ग्लोमेरुलस में जाने के बाद जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो ब्लड के प्योर होने के बाद वहाँ पे 3 प्रक्रिया चलती है। कौन सी, एक फिल्ट्रेशन यानी कि निस्सीदन चलता है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण चलता है, उसके बाद क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जो बच जाते हैं तो उसके बाद वो इफरेंट वेंस में चले जाते हैं। इफरेंट, अब क्या कहते हैं, इफरेंट वेंस में बोलेंगे। इफरेंट वेंस में जाने के बाद फिर चले जाएंगे वेन्यूल्स में। कहाँ चले जाएंगे, वेन्यूल्स में चले जाएंगे, और वेन्यूल्स के बाद जाएंगे वेन में, ठीक है, वेन में जाएंगे, और वेन से फिर क्या चले जाएंगे, बॉडी में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, ब्लड आया आर्टरीज के थ्रू, ये आर्टरीज आर्टेरियल्स में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद एफेरेंट आर्टेरियल्स में कन्वर्ट होंगे, वो जाएगा ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में गया, यहाँ पे प्रोसेस 3 प्रोसेस चला। पहला प्रोसेस क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ग्लोमेरुलस में क्या है, एफरेंट वेंस हैं। एफरेंट वेंस जो हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर हो गया तो वो फिर चले गए एफरेंट वेंस में। एफरेंट वेंस में जाने के बाद वो वेन्यूल्स में चले गए, यानी कि छोटी छोटी नलिका में चले गए, और वेन्यूल्स के बाद कहाँ चले गए, वेन में चले गए। क्या चले गए, वेन में चले गए, और वेन से फिर ब्लड हमारा क्या चला गया, बॉडी में चला गया। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यूरिन में आपको पता चल गया कि क्या क्या रहता है, कौन कौन सी
चीज़ें बाहर निकलती हैं ये भी पता लग गया। अब अगर कुछ छूटा या कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आगे देख के फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको हीमोडायलिसिस बताएंगे, यानी कि डायलिसिस जो कृत्रिम डायलिसिस होता है वो कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का ये पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू।